हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस मतलब कि वैक्यूम में कैसे प्रोपेगेट करती है। हम लोग जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन कैसे हमें पता चला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? इसके लिए आइए आगे देखते हैं। हम लोग बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो भी फिनोमिना है उसको जो है मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो। ये आपका क्या है? फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है जिसको गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। दूसरा हो सकता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका नो लॉ है या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन हो सकता है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसको हम लोग फैराडे लॉ के नाम से जानते हैं। चौथा मैक्सवेल इक्वेशन है आपका कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू अपसाइलम डेली बाई डेल टी। ये आपके चार मैक्सवेल इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो पहला चार मैक्सवेल इक्वेशन हो गए। अब अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? फ्री स्पेस मतलब अब्लिक वैक्यूम की। ठीक है, तो हम वैक्यूम की बात करें, अगर हम माने कि कोई वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है, तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन लग सकती है। वहाँ पे कंडीशन ये है कि वहाँ कोई चार्ज नहीं है, रो इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी वहाँ पे नहीं है। वैक्यूम में क्या है? चार्ज डेंसिटी नहीं है। अब अर्थ के सरफेस से बाहर जाएं या ऐसे रीजन में जाएं जहाँ पे कोई चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ वैक्यूम के लिए म्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू जीरो और अपसाइलम को लिख सकते हैं हम लोग अपसाइलम जीरो। तो ये जो है वैक्यूम की जो कंडीशंस हैं उसको लगाते हैं तो हमारा जो ये चार मैक्सवेल इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 4 लिखा था ना, तो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। फिर अगला इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी, इसको। ठीक है, ये डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये किसके लिए? ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि पोलराइज हो सके, मैग्नेटाइज हो सके, साथ ही साथ वहाँ पे कोई फ्री करंट या फ्री चार्ज डेंसिटी नहीं है। ठीक, तो तीसरा जो इक्वेशन था उसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू एज इट इज रह जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी। मान लीजिए इक्वेशन नंबर हो गया आपका 7। और जो चौथा इक्वेशन था इसमें क्या है? जे आपकी जीरो हो जा रही है और म्यू की जगह पे म्यू जीरो हो जाएगा और अपसाइलम की जगह पे अपसाइलम जीरो। तो हम उसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपसाइलम जीरो डेली बाई डेल टी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। तो ये इन जनरल मैक्सवेल इक्वेशंस हो गए। ये जो है इन जनरल 4 मैक्सवेल इक्वेशन थे किसी रीजन के लिए। ठीक, लेकिन अगर हम वैक्यूम की कंडीशन लगा दें कि जहाँ पे कोई चार्ज ना हो, कोई करंट ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू म्यू जीरो हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8 क्या है? एक्चुअल में मैक्सवेल इक्वेशन है, किसके लिए? वैक्यूम के लिए है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक वेव इक्वेशन, एक्चुअल में आप देख रहे हैं ये क्या है? कपल्ड इक्वेशन है कि E इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ई। तो हमको क्या है? हमको एक ऐसा इक्वेशन डेवलप करना है कि जो सिर्फ ई में हो या सिर्फ वी में हो, तभी हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, जैसे वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम ये जो इक्वेशंस हैं इन्हीं का यूज करके फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? टेकिंग कर्ल ऑफ। ठीक है, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 के बोथ साइड में अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कर्ल ऑफ कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी लिख सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ से हमको एक फार्मूला पता है कि कर्ल ऑफ ई कैन बी रिटन एज, वेक्टर कैलकुलस हम लोगों ने पढ़ा है, डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ऐसे लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में देखिए यहाँ क्या है? डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी है, तो कर्ल ऑफ बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कर्ल ऑफ बी की जगह पे इक्वेशन नंबर 8 से। ठीक है, किस इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा आपका म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल बाई डेल टी हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपका? डेल ई बाई डेल टी हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब क्या है? अब यहाँ पे देखिए जो अगला इक्वेशन मान लीजिए 8 था, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10। अब इक्वेशन नंबर 10 में देखिए, इक्वेशन नंबर 10 अगर वैक्यूम के केस में डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है? जीरो। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है,
जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है, ये बता रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 10 है, उसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा इक्वेशन नंबर 10 है वो एक सेपरेट इक्वेशन है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 था हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, ऐसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी स्टेब्लिश करते हैं। आइए करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है कि जो हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 था ना, वो इक्वेशन नंबर 8 जो पिछले साइड में क्या था, इक्वेशन नंबर 8 जो था क्या था आपका, वैक्यूम के केस में लिखा था, उसके लिए एक्सप्रेशन कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल बाई डेल टी, ये कंडीशन थी। अब क्या करिए, बोथ साइड हम लोग कर्ल ले लें। ठीक है, कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 8 बोथ साइड हम लोग कर्ल ले लें तो क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं कि कर्ल ऑफ बी ये हो जाएगा एक साइड में, दूसरे साइड में हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए यूजिंग द वेक्टर कैलकुलस जो प्रोडक्ट रूल है, तो इसको हम ले सकते हैं डेल डेल डॉट बी इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल बाई डेल टी। ठीक है, कर्ल ऑफ ये है। अब क्या है, डेल डॉट बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कौन सा लॉ है, जो आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स था, जो बताता है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो कर्ल ऑफ ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल टी। कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ है। अब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास क्या मिला, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0, या माइनस आ जाएगा यहाँ पे है तो जो माइनस डेल बी बाई डेल टी है उसकी जगह पे माइनस यहाँ लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ ई की जगह पे जब अंतर ले जाएंगे डेल बी बाई डेल टी, तो ए हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी का स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हुआ बी में, वो है आपका डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि एक और इक्वेशन मिला जो कि केवल बी में है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 जो है वो क्या है, एक सेपरेट इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये जो इक्वेशंस हैं सेकेंड ऑर्डर के हैं। ठीक, तो ये सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशंस हैं, और हम लोग जानते हैं कि अगर थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन की बात करें, थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन की जो हम बात करते हैं, तो उसका जो फॉर्म होता है कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, मतलब इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है, एफ है, एम्पलीट्यूड, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल टी स्क्वायर। तो जो इक्वेशन नंबर 12 हमने लिखा है, ये क्या है, ये थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। ठीक, तो अगर जो हमारा इक्वेशन मिला, हमने जो वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन स्टेब्लिश किया, कौन सा इक्वेशन नंबर 10 है, इक्वेशन नंबर 11 है। तो ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक वेव को, एक मैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुल मिला के दोनों मिलके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो ये इक्वेशन है, ये क्या है, ये किससे मिलता जुलता है, ये इक्वेशन जो मिल रहा है हमारा थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होता है उससे मैच कर रहा है। अगर दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है क्या, वेलोसिटी जो मिलती है वो क्या मिलती है, 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब म्यू 0 को वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, वो होती है आपकी 4 पाई, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक, अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, अगर इन वैल्यूज को, ठीक है, इन वैल्यूज को इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो v की वैल्यू आती है वेलोसिटी की, वो आती है आपकी 3 अप्रॉक्सीमेटली आती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो लाइट की वेलोसिटी है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी आई किसकी वेलोसिटी है, तो लाइट की वेलोसिटी है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी है। तो इस तरह से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि संभवतः लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कपल्ड ऑसिलेशन होता है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। इस तरह से वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम उन इक्वेशंस को वैक्यूम के केस में लिखते हैं। पहला था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू 0,
दूसरा था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, और तीसरा था हमारा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और एक था हमारा डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपसाइलम 0 डेल ई बाई डेल टी। तो अगेन इसका नाम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसका नाम इक्वेशन हो गया आपका, नंबरिंग कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गया, इक्वेशन नंबर 7 हो गया, इक्वेशन नंबर 8। तो और इन इक्वेशंस को फर्दर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें दो वेव इक्वेशन मिले। तो इन वेव इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे अगेन लिख देते हैं। वो क्या थे आपके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था डेल स्क्वायर ई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिमिलर टाइप डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस थे हमारे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकल के आती है, तो इन इक्वेशंस को, जो इक्वेशन नंबर आपका 10 था और इक्वेशन नंबर 11 था, तो जो इक्वेशन नंबर 10 11 था इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, इसको जब 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन से जब कंपेयर किया गया, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल टी स्क्वायर, जब इसे कंपेयर किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से आता जो है वेलोसिटी के लिए जो कैलकुलेशन है आपका 3 इंटू 10 पावर मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो क्या है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि लाइट वेव परहैप्स क्या हो सकता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आइए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इन्हीं इक्वेशन से ही निकालेंगे, जो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इन्हीं इक्वेशन से हम लोग अदर प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जो इक्वेशन नंबर 5 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, अगर हम इक्वेशन नंबर 5 पर ध्यान दें तो हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। अब डेल की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई के, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि कैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग किसी अन्य प्रॉब्लम में आपको डिस्कस कर लेंगे कि डेल्टा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू के, जहाँ के क्या है आपका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है और आई आपका आयोटा है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग ये डेल्टा के ऊपर क्या है, वेक्टर का है, हमने यहाँ लिखा नहीं कि फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो डेल की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई के, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई के डॉट ई, ठीक है। आई के डॉट ई इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है कि के इज परपेंडिकुलर टू ई। इसका मतलब क्या है कि जो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए वेव क्या है, किसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक के का डायरेक्शन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया। पहला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वह होती है आपकी v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और ये जो है किसके बराबर होती है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, लाइट वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी है। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने पाया वो देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, के। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका मान लीजिए वेव जे डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, इधर एक्स आर वाई डायरेक्शन में। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो ऑसिलेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है, ठीक है। इस तरह तीसरा करेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो इक्वेशन नंबर 6 था उससे निकालेंगे। क्या था इक्वेशन नंबर 6, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। अगेन हम लोग वही करेंगे, डेल वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आई के वेक्टर, और डेल बाई डेल टी की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस आई ओमेगा। अब डेल वेक्टर की वैल्यू जब अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई के डॉट बी इज इक्वल टू 0। के वी क्या है, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है, बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इस तरह से हम देखते हैं के डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि के इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब कि अगर वेव क्या है आपका जे डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो ऑसिलेशन होगा आइदर एक्स आर वाई डायरेक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी वेव प्रोपेगेशन वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए वो इक्वेशन नंबर 4 है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए हम अगेन कोई एक मैक्सवेल इक्वेशन लेंगे। मान लीजिए इस बार हमने ले लिया फैराडे लॉ, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। वैक्यूम के केस में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगेन वही तरीका, डेल्टा के जगह, डेल वेक्टर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई के, ठीक है। और डेल बाई डेल टी की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं माइनस आई ओमेगा। अब इसकी वैल्यू जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, तो हम पाते हैं कि हमें जो मिलता है, क्या मिलता है, आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई ओमेगा बी। इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें बी मिलता है, बी मिलता है क्या, बी वेक्टर इज इक्वल टू, सब वेक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बाई ओमेगा वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि के क्रॉस ई, मतलब बी क्या है, के और ई का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब बी का डायरेक्शन क्या है, के और ई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और जो है वे प्रोपेगेशन वेक्टर के भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब सपोज कर लीजिए कि वेव क्या है आपकी जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, मान लिया ऐसा। तो मान लिया हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन क्या है, मान लीजिए कि उस जेड के परपेंडिकुलर होगी तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर एक्स कैप के अलोंग, आइदर वाई कैप के अलोंग। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन क्या होगा, उसका जो ऑसिलेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी बचती है वो बचती है आपकी वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन की डायरेक्शन हो जाएगा, फिर वाई एक्सिस के एलॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन वेक्टर सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा, यदि वेव प्रोपेगेशन वेक्टर किधर हो, अलोंग जेड डायरेक्शन हो। तो इस फिगर से भी आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ पे वेव क्या है, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वह होता है 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। दूसरा जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया वो था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। तीसरा हम लोगों ने पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो भी क्या है, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ई, बी और के आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। इस तरह से अगर कोई वेव हम कंसीडर करें, मान लीजिए आपकी ये क्या है, आपकी ये जेड एक्सिस में मान लीजिए कोई वेव प्रोपेगेट कर रहा है और ये आपका एक्स एक्सिस हो और ये आपका क्या हो, वाई एक्सिस हो। तो अगर वेव मान लीजिए जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन देन वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इधर हो गया आपका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, ठीक है। इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन वेक्टर तीनों क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। तो ये आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो हर एक जगह देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी हैं। तो यहाँ पे ये जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन था, तो जो हमारा लास्ट था वो क्या था, इक्वेशन था बी इक्वल टू के क्रॉस ई बाई ओमेगा, ठीक है। ये क्या था, लास्ट रिलेशन था। ये रिलेशन बहुत ही यूजफुल है, इसे हम लोग कई जगह यूज करेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है कुछ इस तरह का है, उसका एम्पलीट्यूड E0 है, cos
वे जे डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और उसका पोलराइजेशन कहाँ है, मतलब ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग एक्स कैप है। तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई के वेक्टर क्या है आपका, जे डायरेक्शन में मान लीजिए प्रोपेगेट कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ के जेड कैप और क्रॉस ई क्या हो जाएगा, ई क्या है, एक्स कैप के अलॉन्ग है। और यहाँ पे और भी टर्म्स हैं, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कास के जेड माइनस ओमेगा टी, ये है आपका ई आपका एक्स कैप के अलॉन्ग है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ओमेगा है। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, मॉड ऑफ के ई जीरो कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, ओके, डिवाइडेड बाई ओमेगा, और जेड क्रॉस एक्स क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाई कैप। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है मॉड ऑफ के ई जीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। और हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं के बाई ओमेगा, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/c, क्योंकि के बाई ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/c, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, के वी होता है, हम लोग जानते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू क्या है, के वी होता है। तो यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी क्या है, वी इक्वल टू सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं के बाई ओमेगा इक्वल टू 1/c। इस तरह से हमारे पास जो वी के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जीरो बाई सी, ठीक है, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, और हो जाएगा इसका ऑसिलेशन अलॉन्ग वाई कैप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन कुछ ये है कि इक्वल टू ई जीरो कास के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है वी इक्वल टू ई जीरो बाई सी कास के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। तो ये जो टर्म है, ये जो ई जीरो बाई सी है, ये क्या एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू बी टाइम, मतलब ई जीरो इज इक्वल टू बी जीरो टाइम्स ऑफ सी। इस तरह से हम लोग सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के वेलोसिटी टाइम्स से, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द वेव के टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वैक्यूम में, अगर ये वैक्यूम नहीं होता तो ये जो रिलेशन होता कि ई इंटू वी भी होता है, इक्वल टू वी इंटू वी भी होता है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। इस तरह से हम लोगों ने का चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। पहला कि लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो होती है वो क्या होती है, वेव प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। फिर हमने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड का भी जो ऑसिलेशन होता है वेव प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद इस इक्वेशन से हम लोगों ने निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इस रिलेशन का यूज करके इसका हमने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। और अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि ई इक्वल टू ई जीरो कास के जेड माइनस ओमेगा टी, और वो एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है और वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोगों ने निकाला। तो हमने देखा कि बी की जो एक्सप्रेशन आ रही है वो आ रही है बी इक्वल टू ई जीरो बाई सी कास के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। इस तरह देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज है अलॉन्ग एक्स कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड पोलराइज हो जा रही है अलॉन्ग वाई कैप, अगर वेव प्रोपगेशन वेक्टर क्या हो अलॉन्ग जेड कैप हो। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि वेव प्रोपगेशन क्या है, जेड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स कैप के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, वाई कैप। साथ ही साथ हम लोगों ने नोटिस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो क्या आ रहा है, ई जीरो बाई सी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के सी टाइम्स होता है इन फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए फ्री स्पेस नहीं होता, कोई मीडियम होता, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के वेलोसिटी टाइम्स है। तो ये सारे क्या थे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जो कि वैक्यूम के लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।